Hello, my dear student. Good morning. सुप्रभात. वेलकम टू BSc गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है. क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 3 है मनी एंड बैंकिंग, लेक्चर्स नंबर 30. और आज का जो टॉपिक है कि साख सृजन की सीमाएं कौन कौन सी है, लिमिटेशंस के बारे में पढ़ना है. तो ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे और हम लोग टॉपिक्स पर चलते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल पॉइंट है लेकिन एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बनने की संभावना रहती है. ठीक है सर. तो देखिएगा, पहला पॉइंट है कि देश में मुद्रा की मात्रा. देश में मुद्रा की मात्रा. बिल्कुल सर, देखना ये पॉइंट आपको क्या कह रहा है, क्योंकि कल मैंने आपको साख सृजन की प्रक्रिया आपको पढ़ाई थी, तो लगभग इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, बिल्कुल सर. तो देखिए पॉइंट क्या कह रहा है कि सर देश में प्रचलित मुद्रा का परिणाम साख सृजन की प्रक्रिया से अत्यधिक प्रभावित करता है, जिससे कि देश में विधिग्राम मुद्रा की मात्रा जितनी अधिक होगी वह साख का प्रसार भी उतना ही अधिक होगा. जाहिर सी बात है यार, जिस देश के अंदर मुद्रा की मांग बढ़ेगी वहां पर साख सृजन की जो प्रक्रिया है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, उसका प्रसार होगा. ठीक है, और उतना ही अधिक मात्रा में होगा जिससे कि बैंकों के निक्षेप बढ़ते हैं. ठीक है, और अतः निक्षेपों के बढ़ने से उतनी ही मात्रा में बैंकों के नकद कोष बढ़ते हैं. जब बैंकों के नकद कोषों में वृद्धि होती है तो साख सृजन की शक्ति में आनुपातिक भी वृद्धि होती है. ठीक है, और इसी के विपरीत यदि केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन अथवा मुद्रा की मात्रा में कमी करता है तो इससे बैंकों के नकद कोषों में कमी हो जाएगी और जिससे साख सृजन की शक्ति भी कम होगी. समझ पाए? अगर आरबीआई नोट निर्गमन या मुद्रा की मात्रा में अगर कमी करेगा, अगर नोट छापना अगर बंद कर दे या नोट छापने की अगर कमी कर दे तो इससे क्या होगा, मुद्रा की मात्रा कम होगी, और मुद्रा की मात्रा कम होगी तो साख सृजन की शक्ति भी क्या हो जाएगी, कम होगी, तो साख भी क्या होगी, कम बनेगी. ठीक है सर. सेकंड पॉइंट है नकद सौदों की आदत. नकद सौदों की आदत. देखते हैं ये पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि सर जनता के पास नकद राशि जितनी अधिक होगी साख सृजन उतना ही कम होगा, और यदि जनता सारा कर्ज नकद के रूप में अगर लाना चाहेगी तो साख सृजन क्षमता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि बैंक तब नकद बराबर ही उधार दे सकेगा, और इसी के विपरीत इससे अधिक उधार देना असंभव हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि गरीब और विकासशील देशों में लोग नकद भुगतान करते हैं तो अतः वहां पर बैंकों की साख सृजन की क्षमता गिर जाती है, और इसी के विपरीत जनता के पास में जो करेंसी अथवा नकदी राशि जो बैंक नकद राशि जो कम रहने पर साख सृजन सर्वाधिक होगा, और अतः किसी अवधि में जनता की तरलता पसंद की अथवा पास नकद राशि रखने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है, और इसी से क्या होता है, साख सृजन कम हो जाता है. जैसी बात ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिएगा, अगर व्यक्ति या लोग अगर जो भी अपना कर्ज है अगर वो नकद रूप में रखेगा तो बैंकों के पास में भाई आय यानी कि पैसा नहीं रहेगा, और पैसा नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है बैंक आपको ज्यादा पैसा नहीं दे पाएगा, ज्यादा लोन आपको नहीं दे पाएगा. ठीक है, इसीलिए बैंक क्या करती है नॉर्मल कि जो भी लोन है वो आपके खाते में ट्रांसफर करने की कोशिश करती है. ठीक है, और फिर आप चेक के माध्यम से निकालते हैं. लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर मुझे तो नकद में चाहिए, तो बैंक अगर आप नकद में निकालोगे तो इससे क्या होगा, साख सृजन की क्षमता कम हो जाएगी, गिर जाएगी. ठीक है, बिल्कुल सर. अगर साख सृजन की क्षमता बढ़ानी है तो आप लोगों को बैंक के खाते में ही ट्रांसफर करवाना होगा. ठीक है सर. अब देखिएगा मौद्रिक स्थिरता. जब देश में सरकार
मौद्रिक व्यवस्था का कुशलतापूर्वक अगर संचालन करती है, अर्थात देश में सुदृढ़ मौद्रिक व्यवस्था बनी रहती है, तो अत्यधिक मात्रा में सृजन होता है। और इसी के विपरीत अकुशल मौद्रिक प्रबंधन की स्थिति में साख की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है। अब नेक्स्ट चौथे पॉइंट को चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में 4 पॉइंट तो अगर 4 नंबर का है तो आपको मिनिमम 4 पॉइंट तो आपको लिखने ही है। ठीक है, 4 से 5 पॉइंट तो आपको कंपल्सरी है, लेकिन एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न आता है, इसीलिए हमें लगभग 6 से 7 पॉइंट आज आपको क्लियर करने हैं। ठीक है सर, तो एक बार आप इसको नोट कर दो, क्योंकि थ्योरी पॉइंट है, आप लोगों को पॉइंटों के पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि पॉइंट आपको क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी में मुझे इतने समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको केवल पॉइंट के आधार पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि भाई देश की मुद्रा की मात्रा में क्या होगा, यार जाहिर सी बात है कि अगर मुद्रा की मात्रा अगर बढ़ेगी तो साख सृजन की मात्रा बढ़ेगी, अगर मुद्रा की मात्रा कम होगी तो साख सृजन की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। समझ में आया? अगर आरबीआई नोट निर्गमन करना अगर कम कर दे तो साख सृजन कम हो जाएगा, अगर आरबीआई नोट निर्गमन करना अगर बढ़ा दे तो क्या होगा, साख सृजन की क्षमता बढ़ेगी। समझ में आया? उसी प्रकार नकद सौदों की आदत है, मैंने आपको भी बताया कि व्यक्ति को जो भी लोन है वो हमेशा बैंक अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफर करवाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वैसे भी बैंक आपको कभी भी लोन नकद तो देगी नहीं, हमेशा आपके खाते में ही ट्रांसफर करेगी। लेकिन अगर मान लीजिएगा कोई व्यक्ति अगर मान लीजिएगा कहता है कि मुझे तो नकद चाहिए और वो अगर नकद निकालने की कोशिश करेगा तो साख सृजन की क्षमता क्या होगी, गिरेगी। ठीक है सर, उसी प्रकार मुद्रा स्थिरता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब चौथे पॉइंट को चलते हैं, एक बार इसको नोट कर दो। चलिएगा, चौथा पॉइंट है कुल दायित्वों का नकद कोष में परिवर्तन। अब ये पॉइंट क्या दिक्कत करता है, देखना, सभी व्यापारिक बैंकों को अपने शुद्ध जमाव का एक निश्चित प्रतिशत भाग जो केंद्रीय बैंक के आदेशानुसार नकद आरक्षित अनुपात तथा वैधानिक तरलता अनुपात कोष के रूप में जमा रखना पड़ता है। कल ही मैंने आपको बताया था सीआरआर और एसआरआर के रूप में, यानी कि नकद आरक्षित अनुपात और तरलता वैधानिक अनुपात। सीआरआर क्या है, तो सर प्रत्येक बैंक को अपने कुल जमाव का एक निश्चित अनुपात जो कानूनन रूप से आरबीआई के पास में रखना होता है। उसी प्रकार एसएलआर है जो अपने कुल जमाव का एक निश्चित प्रतिशत जो तरल संपत्ति के रूप में होता है वो अपने व्यापारिक बैंकों के पास में रखना होता है। ठीक है, तो इन नकद कोषों का भी साख सृजन क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यदि अगर केंद्रीय बैंक सीआरआर और एसआरआर में अगर वृद्धि करता है, मैंने आपको कल ही बताया था, मोस्ट तौर पर जो साख सृजन की जो प्रक्रिया होती है वो किस पर होती है, सीआरआर पर। लेकिन सीआरआर और एसआरआर दोनों से हो सकती है, ऐसा नहीं है कि केवल सीआरआर से होती है, लेकिन मोस्टली जो हम करते हैं वो सीआरआर पर करते हैं। ठीक है, होती है दोनों से, सीआरआर पर भी होती है और एसआरआर पर भी होती है। ठीक है, तो बैंकों की साख सृजन की जो क्षमता हो क्या होगी, घटेगी। अगर सीआरआर और एसआरआर अगर बढ़ती है तो साख सृजन की क्षमता क्या होगी, घटेगी। और इसी के विपरीत जब ये अगर कोषानुपात अगर घटा दे, अगर सीआरआर और एसआरआर की अगर रेट अगर घटेगी तो क्या होगा, इससे साख सृजन की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर कोषानुपात घटाएंगे तो उधार कोष क्या होगी, बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, अगर कोष की रेट कम कर दो तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ने वाली। ठीक है, यानी कि उधार की जो क्षमता है वो बढ़ेगी और साख सृजन की क्षमता भी बढ़ने वाली है, उधार लेने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। उसके बाद में है जनता की बैंकिंग आदतें। अब ये पॉइंट क्या दिक्कत कर रहे हैं, जाहिर सी बात है बैंकों की साख निर्माण क्षमता देश की जनता की बैंकिंग आदत पर भी निर्भर करती है। ठीक है, जिस देश में लेन देन तथा सौदों में नकदी का प्रयोग अधिकतम होता है वहां पर जनता का बैंकों से कम लेन देन होने के कारण साख सृजन क्षमता घटती है, क्योंकि बैंकों के नकद कोष कम होने के कारण उनकी उधार देने की जो क्षमता है
वो भी घटती है। और इसी के विपरीत जिस देश में जनता व्यापारिक सौदों में नकद का उपयोग अगर कम करती है, क्या कह रहा हूं, अगर नकद का उपयोग कम करती है तथा सौदों में चेक या ड्राफ्ट आदि का अगर अधिकतम उपयोग करती है, तो जनता की बैंकिंग आदतों के कारण साख सृजन की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। और विकसित देशों में सौदों में क्या होगा, चेकों का अधिकतम उपयोग होने के कारण बैंकों के नकद कोष बढ़ जाते हैं, जिससे कि उनकी साख निर्माण की शक्ति भी बढ़ जाती है। ठीक है सर। नेक्स्ट अगला पॉइंट, क्योंकि इसमें कोई है तो नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं कि जनता की बैंकिंग आदतों के बारे में। जाहिर सी बात है कि भाई अगर मान लीजिएगा आम जनता अगर नकद का उपयोग कम कर दे और उसके स्थान पर अगर चेक का अगर उपयोग अधिकतम करेगी, तो साख सृजन की क्षमता भी बढ़ेगी। समझ में आया? और नकद कोष भी बढ़ेगी। ये कब बढ़ेगी, जब अगर जनता अगर नकद का उपयोग कम करे और उसके स्थान पर चेक या ड्राफ्ट का उपयोग करे तो, अन्यथा नहीं। उसके बाद में है व्यापार चक्र की स्थिति। छठा पॉइंट क्या है, व्यापार चक्र की स्थिति। ध्यान रखना, इसका भी एक पर्टिकुलर एक चैप्टर आता है जब आप बीकॉम करोगे उस समय। ठीक है, देखना ये पॉइंट क्या कह रहा है कि सर अर्थव्यवस्था में आर्थिक तेजी व मंदी की स्थिति भी साख सृजन की मात्रा को प्रभावित करती है। और आर्थिक तेजी काल में उत्पादकों एवं उद्यमियों द्वारा अधिक मात्रा में ऋण की मांग की जाती है, अतः इससे अधिकतम मात्रा में साख सृजन होता है। और इसके विपरीत आर्थिक मंदी काल में निराशावादी वातावरण के कारण विनियोग कम हो जाते हैं, अतः बैंकों से ऋणों की मांग घटती है और परिणाम ये निकलता है कि सर साख सृजन की जो मात्रा होती है वो भी क्या होती है, कम होती जाती है। समझ में आया? बिल्कुल सर। इस पॉइंट में क्या कहा गया था आपको कि अगर केंद्रीय बैंक अगर सीआरआर और एसएलआर के अंदर वृद्धि करता है, ठीक है, सीआरआर और एसएलआर में वृद्धि करता है तो साख सृजन की क्षमता क्या होगी, घटेगी। अगर सीआरआर और एसएलआर बढ़ता है तो साख सृजन की क्षमता क्या होगी, घटेगी। ये तो आपको मैंने कल ही बताया था। ठीक है, उसी प्रकार अगर मान लीजिएगा कोषानुपात के अंदर अगर कमी कर ले तो कोष बढ़ेंगे और साख सृजन की क्षमता भी बढ़ेगी। उसी प्रकार जनता की बैंकिंग आदतें, अगर जनता नकद के उपयोग के स्थान पर अगर चेक या ड्राफ्ट का उपयोग करेगी तो साख सृजन की क्षमता बढ़ेगी। और अगर मान लीजिएगा जनता अगर नकद का उपयोग करेगी तो साख सृजन की क्षमता क्या होगी, घटेगी। उसी प्रकार व्यापार चक्र की स्थिति में जाहिर सी बात है, अगर आर्थिक तेजी काल यानी कि जिसमें उत्पादक और उद्यमियों द्वारा अगर अधिक मात्रा में अगर ऋणों की अगर मांग करेगी तो इससे अधिक मात्रा में क्या होगा, साख सृजन होगा। अगर तेजी काल होगा, उत्पादक और उद्यमियों द्वारा अगर अधिक ऋण की मांग की जाएगी तो जाहिर सी बात है साख सृजन भी अधिक होगा। और इसी के विपरीत अगर मंदी काल में अगर मान लीजिए उत्पादक या कोई भी उद्यमी अगर वो ऋण की मांग करता है तो साख सृजन की मात्रा घटेगी। ठीक है सर। अब 2-3 पॉइंट और है, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद में लेक्चर्स को मैं यहीं पर कंप्लीट करूंगा। एक बात इसको नोट कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिएगा 7वां पॉइंट है कि विनियोग के अवसर। अब ये पॉइंट क्या दिक्कत कर रहा है, तो देखो भाई अर्थव्यवस्था में सरकार की उदारीकरण की नीति भी साख सृजन क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, यानी कि उदारीकरण की जो भी नीतियां है वो भी क्या करती है, साख सृजन की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, यानी कि साख क्षमता को बढ़ा सकती है। यानी कि विनियोग के लिए वातावरण अनुकूल होता है तो लोग बैंक से ज्यादा मात्रा में उधार लेंगे। अगर मार्केट के अंदर किसी अर्थव्यवस्था के अंदर अगर वातावरण अगर अनुकूल है, क्या कह रहा हूं, अनुकूल न कि प्रतिकूल, अगर अनुकूल है तो साख सृजन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। बैंकों से लोग क्या करेंगे, उधार लेंगे। ठीक है, और जिससे कि क्या होगा, साख सृजन ज्यादा होगा। और इसी के विपरीत अगर मान लीजिएगा मार्केट के अंदर अगर प्रतिकूल प्रभाव है तो कभी कभी बैंक उधार देने के लिए भी तैयार है। ठीक है, लेकिन उद्योगपतियों
या व्यवसाय को अगर लाभ की संभावना अगर कम रहती है तो बैंकों से ज्यादा कर्ज लेने के लिए इच्छुक नहीं होंगे और परिणाम स्वरूप इस दशाओं में साख सृजन भी क्या होगा, कम होगा। अगर मार्केट के अंदर किसी अर्थव्यवस्था के अंदर अगर अनुकूल है, प्रभाव कैसे चल रहा है, अनुकूल चल रहा है, वातावरण अगर सही है तो क्या होगी, लोग उधार लेंगे बैंकों से, ठीक है, और इससे क्या होगी, साख सृजन की क्षमता बढ़ेगी। और इस अगर मान लीजिएगा मार्केट के अंदर अगर जस्ट सपोज लाभ होने की अगर क्षमता कम होगी तो उद्योगपति क्या होंगे, बैंकों से कर्ज लेना कम कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल सर। अगला पॉइंट है राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता, अब ये राजनीतिक स्थिरता क्या दिक्कत करती है, तो सर जाहिर सी बात है अगर राजनीतिक स्थिरता पाई जाएगी तो बैंकों की साख सृजन की जो क्षमता है वो भी अधिक होगी। अगर पॉलिटिकल अगर स्थिर होगी, फिक्स होगी, तो क्या होगी, बैंकों की साख सृजन की जो क्षमता है वो अधिक होगी। और अगर मान लीजिएगा अस्थिर है तो क्या होगी, साख सृजन के अंदर कमी आएगी, ठीक है। अगर राजनीतिक स्थिरता अगर अधिक होगी तो साख सृजन की भी अधिक होगी, और अगर अस्थिर होगी तो साख सृजन में कमी होगी। उसके बाद में है सरकारी नीतियां, ठीक है। क्या क्या है सरकारी नीतियां, तो सर सरकारी की जो भी राजकोषीय अथवा वाणिज्य या औद्योगिक नीतियों को भी साख सृजन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी कि सरकार की जो भी राजकोषीय नीतियां है, वाणिज्यिक नीति है या फिर औद्योगिक नीति है, तो इसका भी साख सृजन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि देश में या सरकार देश में उदार या प्रगतिशील आर्थिक नीतियां अपनाती है तो इससे साख सृजन में क्या होगी, वृद्धि होगी, और इसके विपरीत साख सृजन की क्षमता भी घटती है, बिल्कुल सर। अब देखिएगा सट्टा प्रवृत्ति, सट्टा का मतलब भविष्य से, फ्यूचर से, ठीक है। और एक होता है समव्यवहार। समव्यवहार का मतलब होता है जो दिन प्रतिदिन की क्रिया होती रहती है, ठीक है। अब देखो सट्टा प्रवृत्ति से साख सृजन की सीमा क्या बताती है, देखो जब अर्थव्यवस्था में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति या क्रिया अगर बढ़ेगी तो साख सृजन की क्षमता भी बढ़ेगी। और अगर मान लीजिएगा परिस्थितियों की अगर विपरीत हो जाए, यानी कि अगर सट्टेबाजी की प्रवृत्ति अगर कम होती है तो साख सृजन में भी क्या होगी, कमी होगी। अगर सट्टेबाजी की प्रवृत्ति में कमी होगी तो साख सृजन में भी कमी होगी। अगर प्रवृत्ति अगर बढ़ेगी तो साख सृजन की मात्रा भी बढ़ेगी। समझ में आया, बिल्कुल सर। तो वापस देख लो 2 मिनट के अंदर इस पॉइंट को भी। विनियोग के अवसर, विनियोग के अवसर क्या बताते हैं, तो जाहिर सी बात है यार कि भाई अगर मार्केट के अंदर का वातावरण अनुकूल है तो क्या होगा, लोग उधार लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिएगा लाभ होने की संभावना कम होती है तो व्यापारी जो बैंकों से कर्ज नहीं लेगा और साख सृजन की क्षमता घटेगी। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि सर सरकारी नीतियां यानी कि सरकारी राजकोषीय, वाणिज्य तथा औद्योगिक नीतियों का भी साख सृजन पर प्रभाव पड़ता है। यदि देश में या सरकार देश में उदार और प्रगतिशील आर्थिक नीतियों को अपनाती है तो क्या होगा, साख सृजन बढ़ेगा, और अगर इन नीतियों को नहीं अपनाएगी तो साख सृजन की क्षमता घटेगी। उसी प्रकार सट्टेबाजी की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो साख सृजन की क्षमता बढ़ेगी, और अगर सट्टेबाजी की प्रवृत्ति कम होगी तो क्या होगा, साख सृजन की क्षमता घटेगी। समझ में आया, अगर सट्टे की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो साख सृजन की क्षमता बढ़ेगी, और अगर सट्टे की प्रवृत्ति कम होगी तो साख सृजन की प्रक्रिया भी कम होगी, ठीक है। तो इसी के साथ में लेक्चर्स को मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ यहीं पर। तो नेक्स्ट अगले लेक्चर्स के अंदर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा, आरबीआई, ठीक है। तो इस लेक्चर्स को यहीं पर कंप्लीट करा दूं क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट देखो दिक्कत तो थी, इसीलिए कह रहा हूँ। ओके, बाय।